सैयद सलमान एंड कविता। एक व्यक्ति यदि लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई करता है तो उसे किन किन विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं यह आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लोन लेने में महारत सा हासिल है, और बैंक भी ऐसे हैं जिनकी कार्यशैली, जिनकी व्यवस्था पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। जी हां, लेमन न्यूज ने बीड़ा उठाया है ऐसे चेहरों को बेनकाब करने का जो रहते हैं रिहायशी इलाकों में, और उन रिहायशी इलाकों में स्थित गगनचुंबी इमारतों में, जो घूमते हैं आलीशान चमचमाती कारों में, जो बन बैठे हैं कई कंपनियों के सर्वे सर्वा। अब सवाल यह उठता है कि बैंकों से करोड़ों करोड़ों रुपए का लोन उठाकर उसको वापस बैंकों का ना लौटाना, नटवर लालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कोई ठोस उपाय आरबीआई, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास पेशकश विनसम डायमंड का लोन घोटाला। और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम अपने उन तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, लेमन न्यूज ने कॉर्पोरेट लोन माफिया की ये पहली किस्त है और ये तो अभी एक झांकी है। इसमें बहुत कुछ बाकी है जिससे हम आपको तारुफ कराएंगे, और साफ तौर पर जो कार्यक्रम आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और खास करके इस कार्यक्रम के बाद जब यह पैकेज खत्म होगा तो इसके बाद हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे दर्शक, जो हमारे मेहमान हैं, हम उनसे आपको तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अलग अलग बैंकों से बड़ी बड़ी रकम कर्ज लेकर बाद में दिवालिया घोषित हो जाने वाले कंपनियों का किस्सा तो आपने सुना होगा, लेकिन जो हकीकत आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सिर्फ चौंकेंगे ही नहीं बल्कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आज हम ऐसी दो कंपनियों की बात करेंगे जिन्होंने मिलकर तकरीबन 10 से 20 करोड़ नहीं बल्कि 100 से 200 करोड़ नहीं, कुल 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम का चूना लगभग 13 से 15 बैंकों को लगाया है। बैंक भी कोई साधारण नहीं, सहकारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिनके नाम हमें आज परत दर परत आपको दिखाएंगे और उनके भी नाम बताएंगे जिन्होंने गहरी साजिश रचकर शातिराना अंदाज में इस सफेद पोश अपराध को जन्म दिया। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड, जिसका पूरा नाम था सुराज डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड, इसकी सहयोगी कंपनी का नाम है फॉरएवर प्रेशियस ज्वेलरी एंड डायमंड लिमिटेड। विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी और फॉरएवर प्रेशियस डायमंड कंपनी ने मिलकर जिन जिन बैंकों को चूना लगाया है उसकी एक एक सच्चाई आज हम आपको परत दर परत दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि विनसम डायमंड कंपनी आखिर करती क्या है और इस कंपनी का मालिक कौन है। विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी का मुख्य कारोबार हीरा और हीरा जड़ित सोने के गहनों का उत्पादन करना है। इस कंपनी की वेबसाइट पर यदि गौर करें तो ये कंपनी हीरो के आयात निर्यात मामलों में भी अपने आप को अग्रणी बताती है। इस कंपनी का पुराना नाम था सुराज डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात के सूरत शहर में था, जबकि कॉर्पोरेट और प्रशासनिक कार्यालय मुंबई के ओपेरा हाउस क्षेत्र में स्थित है। इस कंपनी ने साल 2005 से ही देश के विभिन्न बैंकों से लोन लेना शुरू किया। साल 2012 तक बैंकों से इस कंपनी का लोन लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी ने साल 2012 तक अलग अलग बैंकों से तकरीबन 4,800 करोड़ रुपए का लोन लिया। वहीं इस कंपनी की सहयोगी कंपनी फॉरएवर प्रेशियस डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी ने अलग अलग बैंकों से लोन उठाए तकरीबन
2200 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर 7000 करोड़ रुपए इन दोनों कंपनियों ने मिलकर डकार लिए। लेकिन व्याज की बात तो दूर, मूलधन भी आज तक इस कंपनी ने उक्त बैंकों को नहीं चुकाए, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। बैंकों से कर्ज लेना और फिर उसे न चुकाना, यही फितरत लेकर विनसम डायमंड कंपनी ने कई हजार करोड़ रुपए न सिर्फ लोन लिए, बल्कि उसका ब्याज भी उस कंपनी ने नहीं भरा। विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी फॉरएवर प्रीसियस डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी ने जिन बैंकों से जो रुपए लोन के रूप में उठाए हैं वो इस प्रकार हैं। एक्सिस बैंक तकरीबन 50 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया 246 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 294 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक 718 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1010 करोड़ रुपए, एक्सिम बैंक तकरीबन 72 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक तकरीबन 160 करोड़ रुपए, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स 164 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक 1822 करोड़ रुपए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 406 करोड़ रुपए, सिंडिकेट बैंक 320 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 127 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस 70 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 280 करोड़ रुपए, तो वहीं विजया बैंक 125 करोड़ रुपए लोन स्वरूप इस कंपनी ने उठाए हैं। इस तरह कुल 15 बैंकों से तकरीबन 7000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद कंपनी ने कर्ज का भुगतान करना बंद कर दिया और मार्च 2013 में कई बैंकों ने इन कंपनियों के बैंक अकाउंट को एनपीए यानी गैर निष्पादन संपत्तियां घोषित कर दी। यही नहीं, अप्रैल 2013 तक सभी बैंकों ने इन कंपनियों के तमाम लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया। अब दिखाते हैं आपको लोन घोटाले का कथित सूत्रधार, जिसका नाम है जतिन रजनीकांत मेहता, जो रहता है मुंबई के रिहायशी इलाके वालकेश्वर में। ये वही जतिन मेहता है जिसने 90 के दशक में सुराज डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी का मुख्य कारोबार रफ और पॉलिश हीरो का आयात निर्यात करना था। आगे चलकर जतिन मेहता ने फॉरएवर प्रीसियस डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी बनाई। साल 2005 साल 2006 में जतिन मेहता को सुराज और फॉरएवर प्रीसियस डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस दौरान उनके चेयरमैन बनने के बाद इन दोनों कंपनियों ने कारोबार के विकास और विस्तार के नाम पर विभिन्न बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। कथित कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भी सुराज डायमंड एंड ज्वेलरी के नाम से अपनी एक नई कंपनी खोली। दुबई के साथ जतिन ने बड़े पैमाने पर कारोबार करना शुरू किया। विदेश में ग्राहकों को चुनना और उसके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना, साथ ही इन विदेशी व्यापारियों के साथ आर्थिक व्यवहार की शर्तें तय करने जैसे महत्वपूर्ण मामलों का लेखा जोखा जतिन मेहता के हाथों में था। इसी दौरान जतिन मेहता को जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार के संगठन एक्सपोर्ट काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजेड के चेयरमैन पद पर जतिन मेहता कुंडली मारकर बैठा रहा। साल 2006 और साल 2007 में निर्यात के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के एवज में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के हाथों जतिन मेहता को सम्मानित किया गया। जतिन मेहता एक तरफ शोहरत के शिखर पर पहुंच चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने सरकारी बैंकों की तिजोरियों पर सेंध लगाना शुरू कर दिया। साल 2005 से जतिन ने अपनी दोनों कंपनियों के नाम पर विभिन्न बैंकों से लोन लेना जारी रखा और लोन लेने का जतिन का ये सिलसिला साल 2012 तक बदस्तूर जारी रहा। इस 7 साल की अवधि में जतिन मेहता ने देश के तकरीबन 15 बैंकों से लगभग 7000 करोड़ रुपए का लोन लिया और साल 2012 में जतिन मेहता ने इन दोनों कंपनियों के अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, जतिन मेहता के जो खास सिपहसालार थे, उन्होंने भी एक एक कर कथित दोनों कंपनियों के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं मार्च 2013 में जतिन मेहता और उसका समूचा परिवार अमेरिका में स्थायी रूप से निवासी हो गया।
इधर मार्च 2013 के बाद विंसम डायमंड और फॉरएवर प्रीसियस डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी के सारे बैंक खाते एनपीए हो गए, यानी उक्त दोनों कंपनियां कर्ज का पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं रही। कुल मिलाकर कंपनी खोलना और बड़ा भौकाल बनाना, फिर बैंकों से बड़ी नकदी लोन के रूप में उठाना और एक अंतराल के बाद कर्ज की रकम न भरना और कंपनी का शटर गिराकर देश से पलायन कर विदेश में बस जाना, ये एक बड़े फर्जीवाड़े की वारदात को अंजाम देने जैसा है। इसे यदि सफेद पोश अपराध कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी कंपनी को इतने बड़े पैमाने पर लोन जारी करने के पीछे कहीं बैंक के आला अधिकारियों का हाथ तो नहीं? क्या ये कोई बड़ी साठ गांठ तो नहीं? सवाल है महाराष्ट्र सरकार से, सवाल है केंद्र सरकार से और सवाल है आरबीआई से कि हजारों करोड़ रुपए के इस बड़े भ्रष्टाचार के पीछे छिपी सच्चाई को क्या भारतवर्ष की जनता के सामने नहीं लाना चाहिए, या फिर इस पूरे भ्रष्टाचार की तामीर लिखने वाले नटवर लालों के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। जी हां, इतने बड़े भ्रष्टाचार की तामीर लिखने वाले नटवर लालों के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा खुलासा आज लेमन न्यूज करने जा रहा है और साथ ही तमाम दर्शकों को यह भी बताने जा रहा है कि भ्रष्टाचार के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन बैंकों में जिस तरह लोन अप्लाई कर अपनी कंपनी का बड़ा भौकाल रचकर, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलकर और वेबसाइट पर कुछ और बताकर, जिस तरह हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के दूसरे दिखाने के, ठीक उसी तर्ज पर इस पूरे फर्जीवाड़े की वारदात को अंजाम दिया गया है। और खास करके आज इसी विषय पर चर्चा में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट स्नेहिल ढाल और खास करके हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी मोहम्मद उस्मान हमसे जुड़ेंगे। हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। साथ ही कुछ समय बाद मार्केट एक्सपर्ट रवि नथानी भी इस मामले में हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद उस्मान साहब के पास। उस्मान साहब, आपसे यह जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये पूरे फर्जीवाड़े की कहानी हमने संक्षेप में दर्शकों को बताने की कोशिश करी, क्या लगता है आपको? ये संजय जी, पूरी तरह से ये घोटाला है, फ्रॉड है। आज तक ये इस तरह की घटनाओं को, यानी लोन के स्कैंडलों को कभी घोटाले के रूप में देखा नहीं गया। इसको विशुद्ध रूप से बिजनेस और बिजनेस फेलियर के रूप में देखा जाता था। एनपीए हो गया, यानी उसके ऊपर सिविल जो लाइबिलिटीज़ थी वो इम्पोज होती थी और उस तरह की कुछ प्रोसीजरें चालू हो जाती थी प्रॉपर्टी रिकवर करने की। लेकिन अभी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं और अभी पिछले 10 साल से ये परंपरा सी बन गई है कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट लोन लो और बाद में उस पैसे से दूसरी कंपनियां खोलो, फिर उसके ऊपर लोन लो और ब्याज भरने के लिए वापस लोन लो। यानी लोन लेने का सिलसिला लगातार चलता रहता है और बाद में हजारों करोड़ की लोन लो और उसके बाद कंपनी का शटर गिरा के कहीं भी आप चले जाओ और बाद में भले ही आने वाले डायरेक्टर्स उसकी खानापूर्ति करते रहेंगे, प्रोसीजर करते रहेंगे। लेकिन तो ये पूरा एक उस्मान साहब, आपने कहा एनपीए, ये एनपीए किस चिड़िया का नाम है? एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। जब कोई भी बैंक के पास लोन लेने के बाद अगर वो लोन देने की स्थिति में नहीं होता तो बाद में वो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देते हैं। तो ये मैं खास करके आज हम विंसम की चर्चा करेंगे। यहाँ विंसम और उसकी जो सहयोगी कंपनी, उन्होंने 7,000 करोड़ की कुल जो लोन ली और ये 7,000 करोड़ 2012 में और 2013 में ये एनपीए हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है उस्मान साहब कि ये लोन कोई एक दिन में लिया नहीं गया है। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ संजय आपको कि ये प्रोसीजर चलता है। अगर ये 4 साल 5 साल 6 साल जैसी कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी, लेकिन ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो पिछले 10 साल से शुरू हुआ है। 2004 से काफ़ी कुछ बिजनेस घराने हैं जो एग्रेसिवली लोन ले रहे हैं और लोन पर ही पूरा उसका कारोबार टिका हुआ है। वास्तव में कोई कारोबार जैसी चीज़ नहीं है उसके पास। मैं ये आज पर्टिकुलर हम विंसम की बात करेंगे। विंसम ने लोन लेना एग्रेसिवली चालू किया था 2004 से, सब जगह से, हर बैंकों से, 1 बैंक 2 बैंक 3 बैंक, उस तरह से उसने 12-15 बैंकों से लोन लिया। तो बाद में उन्होंने विदेश व्यापार के नाम पे पैसे सारे डंप करना चालू किया एब्रोड में। ये सारे पैसे दुबई
थ्रू रूट होके अमेरिका, बेल्जियम और हांगकांग जहां भी उनका बिजनेस इंटरेस्ट है वो सारा पैसा वहां भेज दिया। उस्मान साहब, ये दस्तावेज खंगालने में, इसे निकालने में, और इस तमाम जो बंदरबाट की ये जो तामीर लिखी गई है, फर्जीवाड़े की जो दास्तान लिखी गई है, इसको तमाम चीजों तक पहुंचने में कुल कितने समय लगे आपको? संजय, मैं बताता हूँ, ये काफी लंबी प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें किसी पर आप झूठा आरोप नहीं लगा सकते, झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, ये अनलेस एंड अनटिल आप उस पर्टिकुलर केस की स्टडी ना करें। तो ये हमारे पास दस्तावेज सारे मौजूद है, हमें उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये पूरे पैसे पूरे भेज दिए गए विदेश एक्सपोर्ट के नाम पे, और बाद में ये बताया कि विदेश से रेमिटेंस नहीं आया, तो विदेशी कस्टमरों ने हाथ ऊंचा कर दिया। लेकिन दरअसल संजय जी ऐसा होता नहीं है। भारत से कानून कहीं गुना स्ट्रिक्ट है एब्रोड में। अगर आप 1000 का चेक देंगे, चेक बाउंस होगा तो आप पे आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी आपके। लेकिन जो कस्टमर्स सिलेक्ट किए थे जतिन मेहता ने और उनके जो डायरेक्टर्स, या खैर ये पूरी जिम्मेदारी उनके पास थी जब वो चेयरमैन थे, जितने कस्टमर उन्होंने सिलेक्ट किए थे दुबई में, उस सारों ने हाथ ऊंचा कर दिया। यानी उन कंपनी से कोई रेमिटेंस आया नहीं है। एक प्रकार से इस कंपनी के वेबसाइट पर यदि उस्मान साहब गौर करें तो ये कंपनी अपने आप को बताती है कि हीरो की पॉलिश और हीरा जड़ित तमाम गहनों के आयात व निर्यात में अपने आप को अग्रणी बताती है कंपनी। और खास करके 7000 करोड़ रुपए का लोन, एक छोटा मोटा लोन नहीं कहा जा सकता, 15 बैंकों को चपत लगाया गया। क्या बैंकों के संज्ञान में इतने बड़े फर्जीवाड़े की कहानी नहीं आई? नहीं, देखो बैंक कुछ क्राइटेरिया देखते हैं कि ये बिजनेस वाइबल है या नहीं है, बैंकेबिलिटी और कुछ चीज़ें ही देखते। बाकी बैंक इतने गहराई में जाते नहीं है, डीप में जाते नहीं है। अभी तक हम शालीनता से बात कर रहे थे कि बैंकिंग क्षेत्र पे या आरबीआई पे कभी किसी ने उनकी नीयत पे शक नहीं किया था। लेकिन अभी ब्लंटली कहना पड़ेगा कि आरबीआई जैसी अथॉरिटी अगर वो भ्रष्टाचार की गंगा कहेंगे तो उसमें कोई हमें अतियोक्ति नहीं होगी। बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात कही है उस्मान साहब ने। आरबीआई के ऊपर जो उंगली उठी है, जो प्रश्न चिन्ह लगा है, वो कहीं ना कहीं से जायज है। क्योंकि बैंक कोई एक नहीं है, कई बैंक हैं और सभी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। एक अदना सा इंसान यदि लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक की तरफ से उसे तमाम जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दिए जाते हैं। लेकिन एक कंपनी जो अपने आप को बताती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना व्यवसाय करती है, और कई बार कोई भी बैंक ऐसा नहीं है उस्मान साहब जो 50 करोड़ रुपए से कम का लोन जिसने जारी किया हो। संजय जी, इस मामले में मैं इसलिए कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार की गंगा, क्योंकि आरबीआई का एक डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन होता है, बैंकिंग सुपरविजन, जो इस पे निगरानी रखता है। 15 बैंकें लोन देती है हजारों करोड़ की, उसके बावजूद भी एनपीए हो जाता है, वापस वो पैसा आता नहीं है, और कोलेट्रल सिक्योरिटी कुछ रखी नहीं जाती। अगर हम और आप अगर कुछ हाउसिंग लोन के लिए जाते हैं, कुछ किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, तो 4 गुना हम सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो इस मामले में जब ये एनपीए हुआ और बाद में जो इन्वेंट्रीज यानी जो उसका सर सामान है, जो भी कुछ चीज़ें कोलेट्रल थी, उसकी कीमत सिर्फ आकी गई 39 करोड़, यानी 7000 करोड़ के अगेंस्ट में आपके पास जो सामान था, जो हीरा था, केवल 39 करोड़ का। तो कितनी शर्म की बात है कि आप, और उसके अलावा जो कुछ उसको जो ज़मीन थी, जितनी ज़मीन दी गई थी वो सरकार ने मुहैया कराई थी एसीजेड के नाम पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर। तो वो ज़मीन भी उन्होंने कोलेट्रल रखी, लेकिन वो ज़मीन का नहीं होगा क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने दी थी आपको। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम। उस्मान साहब आपको रोकते हैं, हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय क्राइम एक्सपर्ट स्नेहिल ढाल हमसे जुड़ रहे हैं। स्नेहिल, आपसे ये जानना चाहते हैं, बिहाइंड एवरी बिग अपॉर्चुनिटी देयर इज क्राइम, गलत कह रहा हूं मैं? अभी अगर आप पहले हम शुरुआत करें कि किस टाइप का बिजनेस था, वो था डायमंड मर्चेंट। डायमंड मर्चेंट का मैक्सिमम पैसा जो होता है वो ब्लैक मनी में वो लोग उसको घुमाते हैं, और जो वाइट मनी का अमाउंट होता है वो लोग प्रॉपर्टीज़ में या ऐसी कोई चीज़ों में लगा देते हैं। अगर आप ध्यान में, अगर आपको कुछ होगा कि कुछ सालों पहले डायमंड मर्चेंट के दूसरे जो हमारे महान हस्ती थे भरत शाह, उन्होंने भी ऐसे ही काले पैसे के हवाला का उनके ऊपर इल्ज़ाम था, उनकी मूवीज़ के ऊपर। बैंक्स जो है, बैंक्स के पास कोई क्राइम एक्सपर्ट नहीं है जिनके बेसिस के ऊपर वो लोग इतने बड़े फ्रॉड को समझ सके, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सके। उनके पास जो कर्मचारी है वो बहुत छोटे अमाउंट के वेरिफिकेशंस करने के लिए है। मैंने कई बड़े बैंक्स में भी मैंने चेक किया है, उनके साथ रिसर्च किया है, पर जो सीनियर लेवल पे जो है करोड़ों के, जो 1000 करोड़ के ऊपर जाते हैं मामले, उसकी कोई समझ किसी के पास है ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है कि
जब भी बैंक्स को अगर श्योरिटी के उनके ये सीज करनी होती है या कोई सपोर्ट चाहिए होता है पुलिस से या सरकार से, वो सरकार कभी उनको सपोर्ट देती नहीं है। स्नेहल जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि इसमें खास करके ये जो विंसम का मामला है उसमें पैसा सारा विदेश गया है, और जो विंसम के चेयरमैन थे मिस्टर जतिन मेहता, उन्होंने कहा कि वहाँ से रियलाइजेशन हुआ नहीं, वहाँ से पैसा आया नहीं है, लेकिन उनके लिए जिम्मेदार वो थे। तो क्या विदेश के व्यापारी ऐसा कभी भी हाथ ऊंचा कर देते हैं? ऐसा ये संभव है क्या? ये कई हद तक इसको मैं मानता हूँ कि संभव हो भी सकता है, पर जब मामले होते हैं कि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर जो होता है उनकी सिचुएशन में एक अलग ही चीज होती है। कई सालों पहले हैबिचुअल ऑफेंडर की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कुछ समय पहले आपने ये कहा था कि बैंक के जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, जो लोग नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं, उनके पास जो छोटी मोटी रकम होती है उसका जिम्मा सौंपा जाता है और उस पर एफआईआर भी दर्ज होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े अधिकारी हैं जिनके संज्ञान में इतने बड़े फर्जीवाड़े की जानकारी पहले से है, वजह क्या है कि बैंक की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? इस चीज को हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर में हम लोग ज्यादातर कॉग्निजेंस लेते हैं, पर जो हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज क्राइम का भी जो लॉ बना हुआ है वो बस आतंकवादियों के तक लिमिटेड है। पर ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है गवर्नमेंट और काफी सारे एजेंसीज को इंडिया के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज में कि छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं व्हाइट कॉलर कॉर्पोरेट क्राइम के जो अमाउंट होते हैं वो ही अल्टीमेटली आपके आतंकवादियों के फंडिंग में जाते हैं। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइज क्राइम का डेफिनेशन है इंडिया के अंदर 1999 में उसका स्थापन हुआ था मौका के तहत, जो वो भी महाराष्ट्र के ही ऑर्गेनाइज क्राइम के एक्ट में है। तो इंडिया भर में कहीं पे भी कोई केस होता है उसको बॉम्बे में या महाराष्ट्र में डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि वो मौका के तहत उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। पर उसमें भी बहुत सारी तकलीफें ये आती है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो बहुत ज़्यादा आलसी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ भी इंक्वायरी करनी होती है तो वो लोग वहां पे अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। बिल्कुल अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। और साथ ही अपने तमाम दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें, विनिसम डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी का जो पूरा फर्जीवाड़ा है वो हम आपको आज परत दर परत दिखा रहे हैं। लेकिन ये किस्त है, ये पहली किस्त है कॉर्पोरेट लोन माफिया की। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है उन तमाम सफेद पोश अपराधियों की जिसकी सच्चाई हम लमन न्यूज के माध्यम से परत दर परत अपने दर्शकों को दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि आर्थिक राजधानी मुंबई जो धनोत्पार्जन का एक केंद्र बिंदु कहा जाता है और यहां से किस तरीके से अपराध की पूरी बुनियाद यहीं पे रखी जाती है और खास करके राष्ट्रीयकृत बैंकों को दस्तावेज बताकर अपनी कंपनी का प्रोजेक्शन दिखाकर और उस बैंकों से लोन लेकर और उस बैंक को जो पैसा है, पैसे की राशि को विदेशों में भेजने की प्रक्रिया कही जा सकती है। उस्मान साहब आपसे जानना ये चाहते हैं, क्या काले धन को विदेशी बैंकों में जमा करने का ये नायाब तरीका तो नहीं? नहीं, ये तो अभी देखो काला धन है ना, ये अभी भारत में मुझे लगता है कि एक वो वर्ड एक मजाक बन गया है और एक पॉलिटिकल बस आप इसको स्टंट माने। अब काले धन की बात कर रहे हो, ये दिन दहाड़े सफेद धन बाहर जा रहा है। सफेद धन ये जो 7,000 करोड़ लेके गए वो कोई डकैती करके नहीं लेके गए, ये दिन दहाड़े लेके गए, ऑफिशियली लेके गए। यहाँ से जो भेजा है तो सब ऑफिशियली गया है यहाँ से। उस्मान साहब आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है रवि नथानी जी। क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ संजय जी कहिए। आपसे ये जानना चाहते हैं, एक कंपनी खुलती है जी, उस कंपनी का बड़ा प्रोजेक्शन तैयार होता है, उसके बाद कंपनी लोन के लिए अप्लाई करती है नेशनलाइज्ड बैंकों में। एक बैंक नहीं, 2 बैंक नहीं, कुल 15 बैंकों की पूरे दस्तावेज लेमन न्यूज के हाथ लगे हैं और उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि विनिसम डायमंड नाम की एक कंपनी है जो अपनी एक सिस्टर कंपनी फॉरएवर प्रीसियस डायमंड प्राइवेट लिमिटेड जो के नाम से जानी जाती है, उसके साथ मिलके किरदार बदलते हैं। जो मुख्य सूत्रधार है वो एक ही रहता है, बैंकों से पैसा लेना, उसको न लौटाना और बैंकों की तरफ से कोई सकारात्मक कदम ना उठाना। ये किस फर्जीवाड़े को दर्शाता है आपके अनुसार? जी देखिए संजय जी, पहली बात तो ये है कि अगर किसी कंपनी ने बैंक लोन लिया है तो जाहिर है बैंक ने स्पेसिफिकली 2 नॉर्म्स होते हैं। एक होता है कि बैंक में कितना आपने हाइपोथिकेट किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कंपनी के शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो या किसी भी किस्म की एक सिक्योरिटी हो जो बैंक को देती हैं। अगर बैंक ने वो एक्सेप्ट करने के बाद जो भी लोन XYZ अमाउंट कंपनी को दिया है
तो वो जाहिर है आगे चल के देर सवेरी सही वो बैंक अपने नोटिस जरूर जारी करेगी अगर कंपनी ने पेमेंट इन टाइम। लेकिन नोटिस कब जारी करेगी? जब चिड़िया पूरा खेत चुग जाएगी रवि नथानी साहब। और एक आम अदना सा इंसान यदि बैंक से कोई व्यवहार करता है, आर्थिक व्यवहार करता है लोन के स्वरूप में, और जब वह नहीं चुका पाता है तो बैंक की तरफ से उसके साथ तानाशाही की जाती है, दादागिरी की जाती है, वसूली के लिए नायाब हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिर वजह क्या है कि इतनी बड़ी कंपनी जो अपने आप को एक वेबसाइट पर यदि गौर करे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो डायमंड के जो पॉलिश किया हुआ जो हीरा होता है, रफ जो हीरा होता है, रफ डायमंड जो होता है, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस कंपनी अपने आप को अग्रणी बताती है। कई बैंकों से पैसे उठाती है, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 1800 करोड़। ये कोई बैंक ऐसी नहीं है जो इसमें बची हो। नथानी साहब क्या कहेंगे? इसे सफेद पोश अपराध कहें या कुछ और कहें, या फिर इसमें बैंक के क्या उन अधिकारियों का भी एक साठगांठ माना जा सकता है? देखिए संजय जी, टू बी एकदम क्लियरली अगर इस चीज को देखना है, बारीकी से देखना है, तो जाहिर है हमें थोड़ा सा और भी एक होमवर्क करना पड़ेगा कि बैंकों से भी एक रिप्लाई लेना पड़ेगा कि आपने जो जो स्पेसिफिक लोन्स XYZ कंपनी को दिया है वो कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, उस कंपनी का रीपेमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो तरीके से पेमेंट्स आ रही हैं, नहीं आ रही। देखिए एज ऑफ नाउ आपने जो हाईलाइट किया है, जो आपने अभी तक मुझे जो बताया है, वो कैटेगोरिकली ये दिखता है कि कंपनी ने कहाँ तो कुछ मैनिपुलेशन की है, लेकिन किस तरीके से की है वो पूरी डिटेल्स जब तक हमें बैंक भी रिप्लाई नहीं करती या कंपनी रिप्लाई नहीं करती। साहब, मोहम्मद उस्मान साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी। ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, खास करके विंसम डायमंड कंपनी है, हाँ जी। ये लोग लोन और दूसरे एडवांसेस लेते हैं पैकिंग क्रेडिट के लिए, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट और प्लस वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेते हैं जी। तो इनके पास इन्वेंट्रीज के रूप में जो कुछ डायमंड को हाइपोथिकेट करते हैं, हाँ। और स्टॉक इन ट्रेड कि हाँ। जो स्टॉक आपके पास ट्रेड में है अभी, और दूसरे अंडर प्रोसेस बाकी के सारे जो फैक्ट्री में है और जो कुछ ट्रांजिट में है, तो ये इसका कोई फिक्स उसका रहता नहीं है। आप 10 किलो भी डायमंड बता सकते हैं, 100 किलो भी उसके डायमंड बता सकते हैं। तो ये सिर्फ लिखने वाली बात है। ये अगर आप इसके बैंकिंग एग्रीमेंट आप स्टडी करेंगे तो एक पैरा इसका होता है, इसमें सारे वर्ड लिख दिए जाते हैं, स्टॉक इन ट्रेड, इन गोडाउन, लाइंग इन ऑफिस, लाइंग इन फैक्ट्री, इस तरह का, यानी गोल गोल उसमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं। मैं आपकी ये बात इसको हाइपोथेकेट, इसका वैल्यूएशन देखो कहीं भी नहीं है। ये एग्रीमेंट आप देखो, मैंने एग्रीमेंट सारे पढ़े हैं, स्टडी किए, तो कहीं भी ये नहीं है कि ये अगर मैंने अभी ये पुटअप किया 100 करोड़ का लोन तो उसके अगेंस्ट में 150 करोड़ का डायमंड मैंने रखा, ऐसा नहीं है। तो बैंक को क्या देना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल तो है। फिर जाहिर है बैंक को स्पेसिफिकली एक वहाँ पे अलर्ट देना चाहिए कि बैंक बेसिकली कर क्या रही है। बैंक को या तो एक नोटिस देनी चाहिए कंपनी को कि आप हमें स्ट्रक्चरली बताइए आपकी रीपेमेंट्स कैसे होंगी। देखिए ये सारी चीजें तब आएंगी जब ये पहला डिफॉल्ट किसी बैंक में होगा, और वहाँ पे बैंकों को जैसे बोलते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के हिसाब से वहाँ पे बैंक को ज्यादा इमीडिएटली नाथानी जी आप डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक बैंक से पर्टिकुलर लोन नहीं लेते हैं, एक से लिया, दूसरी से लिया, तीसरे से लिया। अगर आप पोंजी स्कीम आपको मालूम है, पिरामिड स्कीम मालूम है, तो ये लोन लेने का पिरामिड है, बिल्कुल लोन लेने का पिरामिड है। एक के बाद एक जी नहीं, मैंने इस कंपनी की पूरी डिटेल्स मैंने को जानी नहीं है, शायद हो सकता है इस वजह से मैं एग्जैक्टली इस कंपनी के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी ये है कि जहां तक आप बता रहे हो लोन्स की या बैंक्स की बात कहूँ, तो जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में बेसिकली बैंक का जो स्ट्रक्चर चलता है वो ऐसा है कि स्पेसिफिकली पहले अगर हम कोई कंपनी का लोन लेते हैं तो जाहिर है बैंकों के पास बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर्ड हाइपोथिकेटेड प्रॉपर्टी हो या किसी भी किस्म के बॉन्ड मिलते हैं। मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके बैंक्स में ये तो एक कहीं पे लिखा नहीं है पर फिर भी ये फॉलो किया जाता है कि लीगल प्रोफेशंस के बंदों को बिल्कुल भी लोन देना नहीं है, तो ऐसे कोई आपने अनलिखित रूल्स कुछ बनाए हैं जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स या ऐसे टाइप के लोगों के लिए हो? जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए आप समझिए बात को, बैंक अगर स्पेसिफिकली मैं कोई बैंकर हूँ और मेरे पास कोई लोन लेने आता है तो मैं एक ही चीज पहले देखूंगा कि मेरे पास सिक्योरिटी क्या है उस लोन की। नथानी साहब आपको रोकना चाहेंगे, समय की काफी कमी है, खास करके ये पहली किस्त है कॉर्पोरेट लोन माफिया का, और जो चेहरा हम आपको उजागर कर रहे हैं, जिस चेहरे का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिस कंपनी की पूरी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, वो विंसम डायमंड
प्राइवेट लिमिटेड, विंसम डायमंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। और इस कंपनी की एक लंबी जो फहरिस्त है फर्जीवाड़े की, लमन न्यूज़ के हाथ कई अहम दस्तावेज हैं और खास करके ये पहली किस्त है। हम दोबारा जब हाजिर होंगे तो कुछ और डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए रवि नथानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मोहम्मद उस्मान साहब आप भी बनाए रखें नजर, हम दोबारा आपको फिर मिलेंगे और आपसे कई कुछ और जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम एक्सपर्ट स्नेहिल ढाल, आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके हम तमाम दर्शकों को बता दें, लमन न्यूज़ ने एक बीड़ा उठाया है और इस बीड़े में तमाम जो दर्शक हमसे जुड़ते हैं, जिन लोगों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मेरे पीछे ये तमाम बैंकों का ये पूरा जो नाम दिखाई दे रहा है, तमाम जो बैंक है, ये कोई बैंक ना सहकारी है ना कोई लोकल बैंक है, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। इन बैंकों से परत दर परत लोन उठाया गया। कुल 7,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बहरहाल हमारे आज के इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे फिर से इसी पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।